हैं आराधना मिश्रा जी और बहुत प्रभावी नेता हैं। आराधना जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बेबी रानी मौर्य जी, पूर्व गवर्नर उत्तराखंड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और मैं अपनी सहयोगी सोनल दहिया को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सोनल आप आएं और मंच को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया रोहित जी। आकाश की ऊंचाई को नापने का जिम्मा हो या समुद्र की गहराई में उतरने का प्रयास, सीमाओं पर सीना तानने का हौसला हो या राजनीति को नए आयाम देने की चुनौती, नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। सबसे पहले तो 3 राजनीति के ये कद्दावर चेहरे हमारे सामने हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बेबी रानी मौर्य जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। क्योंकि मुद्दा चुनावों का है, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो रही है, तो सबसे पहले आप ही की प्रतिक्रिया चाहूंगी कि कैसे इन चुनावों को आप देख रहे हैं। देखिए, चुनाव तो आ ही गए हैं और जैसा आपने कहा है, हम लोग भी सब लोग चुनाव में लग गए हैं। एक तरह से कोविड की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ही चुनाव होगा और उसमें जो भी उनके निर्देश और मिलते रहेंगे चुनाव आयोग के, उसका पालन करते हुए ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और पार्टिकुलरली महिलाओं की स्थिति देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारा सेशन जो है विमेन ओरिएंटेड है और हम बात करेंगे महिलाओं के ही मुद्दे पर, तो हम चाहेंगे कि आप महिलाओं की स्थिति इस चुनाव में उस पर भी एक नजर डालें। देखिए, महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी में स्थिति तो बहुत मजबूत है। हर स्तर पर उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है और मैं समझती हूँ 2022 का जब चुनाव आएगा तो हम अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देके उनको विधायक बनाएंगे। जी, आराधना जी, आपसे मेरा सवाल है, लगातार चुनावी वायदों की बौछार हो रही है। आपकी पार्टी की तरफ से भी अब 40% आरक्षण की बात कही गई है, स्कूटी देने की बात कही गई है, बहुत सारे ऐसे वायदे जो लगातार अब झड़ी लगने वाली। क्या लगता है कि क्या ये वायदे काफी हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने केवल वायदे नहीं किए। आपके सवाल का मैं जवाब दूं तो सबसे पहले आपने 40% महिलाओं के टिकट में आरक्षण की बात की, तो ये वायदा नहीं है। 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए। जो हमारी लिस्ट, कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आएगी उसमें जो प्रियंका जी ने अनाउंसमेंट की है 40% की, हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 403 सीटों में 40% महिलाओं की भागीदारी तय करेंगे और ये उत्तर प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरी चीज आपने कही कि किस तरह से जो और वायदे किए हैं उनको क्या ये पर्याप्त है। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि पंचायत चुनाव में महिलाओं का 33% आरक्षण अगर किसी पार्टी ने दिया तो स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो लेकर के आए थे। और आज अगर पंचायत में महिलाएं पदों पर बैठी हैं और मजबूत नेतृत्व तो वहां से उभर रहा है, और मैं देख रही हूं क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, महिलाओं का सर्वे कर रहे हैं, लोग महिलाओं से मिल रहे हैं, तो बड़ी एक आश्चर्यजनक आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि जो पंचायत से निकली महिलाएं हैं, जो प्रधानी का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत का चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं, उनके अंदर क्षमता है और उसी क्षमता को पहचान कर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उन जीतने वाले उम्मीदवार महिलाओं को प्रतिनिधित्व तय करें। बिल्कुल, तमाम पार्टियों की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि क्षमताओं को पहचाना जाए। अपर्णा जी, आपसे मेरा सवाल है, आप बहुत कद्दावर हैं अपने परिवार के लिहाज से भी और आप राजनीति में भी आप बहुत प्रबल दावेदारी आपकी रहती है। क्या लगता है किसकी बनने वाली है सरकार? कि हम तो यही कहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट विपक्ष हमारा ही रहा उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी आने वाले 2022 में चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी।
एक लंबी फहरिस्त कभी आराधना जी ने गिनवाई है कि ऐसा नहीं है कि चुनावी वायदे हैं हम करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि हमने तो जो बोला वो करके दिखाया पिछली सरकार में भी। वो कुछ ऐसे कारण थे जिसके बारे में अब क्या इस पर मंच पे डिबेट करी जाए, पर वो सबको पता है। मैं बस इतना जानती हूं कि 2022 में अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बेबी रानी मौर्य जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, हर पार्टी की तरफ से कोशिश हो रही है। आप चूंकि राजनीति को गहराई से समझती हैं, सीनियर चेहरा हैं, क्या लगता है आपको कि क्या महिलाओं को कन्विंस करवाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा देखिए बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कन्विंसिंग पावर, आप कितना कन्विंस करवा पाते हैं? कोशिश बहुत हो रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, क्या काफी है? देखिए, कोशिशें नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर महिला को आगे बढ़ाती है, और जब वो इतनी मजबूत होती हैं, सशक्त होती हैं, तो उन्हें विधानसभा क्या, लोकसभा क्या, और मुझे तो राज्यपाल तक बनाया पार्टी ने। तो बीजेपी पार्टी महिलाओं को जो सम्मान देती है, जो महिलाओं के लिए सोचती है, वो करती है। और आज भी मैं कह सकती हूँ कि हम पिछली बार से ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे और उन्हें विधानसभा में लेके आएंगे। आराधना जी, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पहले ही 40% की बात कह के। पिछली बार की अगर हम बात करें तो देखिए गठबंधन रहा और अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में कहीं ना कहीं नाकामी दिखी। अब क्या वो आंकड़ा छू पाने में आप सक्षम दिखाई दे रहे हैं? क्या वो वोट प्रतिशत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तक हर पार्टी पहुंचना चाहती है, उसकी राह कितनी आसान कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, और जो सबसे बड़ी चीज है कि हमने आधी प्रतिशत आबादी जो प्रदेश की है उसके नेतृत्व की बात आदरणीय प्रियंका जी के की आवाज को बुलंद करते हुए हमने वो उठाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, उनके सशक्तिकरण की बात हो, इसके साथ साथ जो मुख्य मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे, देखिए महिला हर वर्ग में है, हर जात में है, हर बिरादरी में है। तो ये महिलाओं का जो 50% का जो हमारी भागीदारी है, इसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। बड़ी गंभीर बात है, इसको मैं आपसे इस मंच के माध्यम से जनता से भी कहना चाहती हूँ कि ये ओवरनाइट फैसला नहीं लिया प्रियंका जी ने। हमने जब 2019 में प्रियंका जी आई और हमने पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी कई घटनाएं हुई और आप लोगों ने कवर भी किया, चाहे वो हाथरस की हो, उन्नाव की हो, शाहजहांपुर की हो, या लखीमपुर में किसानों के मामले हो, निषादों की घटना हुई थी प्रयागराज में। तो ये सारी घटनाएं हम लोगों ने जब देखी, और यकीन मानिए कि इन बड़ी बड़ी घटनाओं से जो मुख्य रूप से आहत होता है वो महिलाएं होती हैं, घर की महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं कि उन्नाव में जो घटना हुई जिसमें एक बेटी को जिंदा जला दिया गया था, पूरे देश में आग लग गई थी उसको लेकर के। जब हम उसके घर गए प्रियंका जी के साथ, तो उसकी भतीजी थी जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी, और उसने प्रियंका जी से कहा कि मुझे स्कूल जाने पर मेरे हेडमास्टर ने कहा कि अब तुम स्कूल मत आना, क्योंकि उस बच्ची की जो माँ थी, जो भाभी थी, जो विक्टिम थी, उसकी भाभी पूरे केस को परस्यू कर रही थी। तो ये सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने ये निर्णय लेने के लिए हमें प्रेरित किया। तो ये ओवरनाइट नहीं था। तो हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, इसके साथ साथ जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे हैं, और प्रदेश में जो महंगाई है, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, हमारी पूरी जमीन की तैयारी है, संगठन हमारा खड़ा है, हम उसको लेकर के जाएंगे। देखिए अपर्णा जी, हम लगातार देख भी रहे हैं, अगर ग्राउंड पे भी बात करते हैं तो प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बहुत सारी ऐसी कैंपेन है जो लगातार चल रही हैं। इसको किस तरीके के चैलेंज के तौर पर देखते हैं? क्योंकि पिछले अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर ही चुनाव लड़ पाए, लेकिन अब चूंकि अब परिस्थितियां अलग हैं, अब हालात अलग हैं, तो अब की जो परिस्थितियां हैं, अब जो मुद्दे हैं, उनको आप किस तरीके से देख रही हैं एक चैलेंज के तौर पर? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब अखिलेश भैया और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो वो एक फॉर्मूला था, उसको यूपी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिला। संयोग से उस इलेक्शन में मैं भी लड़ रही थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, पर मैं बस इतना जानती हूं कि महिला सशक्तिकरण
और महिलाओं के बारे में बातचीत ये सिर्फ चुनाव के समय या फिर कभी इस तरीके के जो केस हमारे सामने आते हैं, जो भयावह परिस्थिति दिखाते हैं, समाज का दर्पण है ये केस। चाहे कहीं लड़की जलाई जा रही हो, रेप हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो। मैं तो ये कहूंगी कि एनसीआरबी के डेटास चेक कर लीजिए। जब से यहां उत्तर प्रदेश में ये सरकार है तब से 65% जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े हैं। रेस्ट ऑफ द आंकड़े क्यों छुपाए गए, क्यों नहीं केस रजिस्टर हुए? होम मिनिस्ट्री को बोलना पड़ रहा है बार बार कि क्यों नहीं केस रजिस्टर हो रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसी की भी हो, पिस तो महिला रही है ना उसमें, और ये तो हजारों साल से चला आ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हमेशा से चुनाव के ही समय पार्टियों को क्यों याद आता है कि बच्ची है या लड़की है वो लड़ सकती है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई सब दिन पढ़ाओ ना, सिर्फ चुनाव के समय क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों चुनाव के समय ही महिलाओं की याद आती? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं याद आती। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, उसमें हो रहा है। आप गांव तक की महिलाओं से पूछिए, उनके लिए शौचालय बने, उनके घर गैस सिलेंडर पहुंचे, उनको निःशुल्क राशन भी मिल रहा है, निःशुल्क विद्युत की भी व्यवस्था की है। इसके साथ साथ उनको आवास भी दिए गए हैं। ये केवल हम कहते नहीं हैं, करते हैं। जैसा आपने बताया तो आपके ही, अब मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन अपर्णा जी ने कहा है तो मुझे कहना पड़ रहा है कि जब रेप होते हैं तो आप ही के मुखिया कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बेटी बेटी होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं दिया। वो चाहते हैं किसी भी वर्ग की, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की हो, हर बेटी को पढ़ना चाहिए और हर बेटी को हमें बचाना भी चाहिए। वो सम्मान है। आप ही हम लोगों से डिबेट करा रही हैं, ये भी बड़ी बात है। हम सब भी किसी ना किसी की बेटियां ही हैं। अगर कहते ही नहीं करते आज इस मंच पे अगर ये बात हो रही है तो हमारे तो मुखिया जी के बारे में बात हो रही है। मैं तो आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी के एक बयान के बारे में, बहुचर्चित बयान के बारे में बात करना चाहती हूँ कि 5 बज जाए तो थाने मत जाना। ये आपकी सरकार है। आपका किस प्रकार का पुलिस शासन है कि आप 5 बजे के बाद बच्चियों को मना कर रही हैं? मैं तो बोलना चाहती हूँ इस बात पे, क्योंकि आपने ये पिन पॉइंट करके ये बात बोला। हाँ, हो सकता है 10-12 साल पहले ये बात जरूर बोली थी, और ये बात के लिए मैंने इसके लिए बोला भी था आदरणीय नेताजी से। पर मैं तो आपके बयान के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आपने ये किस संदर्भ में बोला कि 5 बजे के बाद आप मत जाइए रिपोर्ट लिखवाने? क्या इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बच्चे सब? अपर्णा जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब जी, ये आप उनकी बात कर रही हैं, उन्होंने बोला, मेरे बयान में और उनके बयान में बहुत डिफरेंस है। मैंने तो केवल इतना, वो भी गलत इंटेंशन से कहा गया। मैंने केवल ये कहा कि घर से कोई बेटी निकल रही है, वो थाने तक जाती है तो बीच में पता नहीं क्या क्या हो, इसलिए कहते भी हैं। हमने इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि थाने में मतलब प्रदेश असुरक्षित महसूस कर रही है बच्चियां? ये बहस कुछ अलग छिड़ गई। देखिए, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आराधना जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। देखिए किस तरीके से अभी लगातार हम चुनावों पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही एक अलग पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई, हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि क्या ये योजनाएं, क्या ये कन्विंसिंग है महिलाओं के लिए? क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको पता ही नहीं उसके हक हुकूक के बारे में भी, वो नहीं जानते कि उनको संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं। क्या ऐसी महिलाओं को साथ लेकर चलना आप लोग किस तरीके से उसको पॉसिबल कर पाएंगे? देखिए, योजनाएं तो बहुत चली, पर जो महंगाई के कारण एक गृहिणी को घर में चूल्हा जलाने में, अपने परिवार को पोषित खाना देने में, पौष्टिक खाना देने में जो आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है, 200 रुपए प्रति लीटर के ऊपर आज खाना बनाने वाला तेल है। आज तक मुझे नहीं पता कि आजाद भारत में कभी इतनी महंगाई बढ़ी हो। दूसरा, जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे, गैस सिलेंडर पहुंचाए गए, मैं सभी से पूछना चाहती हूं और आप भी इस बात का जवाब दीजिए, जब ये योजना आई थी उस वक्त सब्सिडी थी, फ्री में मिल रहा था, सब कुछ था, पर आज की तारीख में जब 900 रुपए में
महिलाएं घर की अपना पेट काट के सिलेंडर भराने जाती हैं, तो उस वक्त तो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उनके आंसू पोंछने के लिए, जो धुएं से आंसू निकलते थे, उसके वजह से उनके आंसू पोंछने के लिए उज्ज्वला योजना लाए। आज जब वो पेट काट के सिलेंडर भराने जाती हैं, तो जो खून के आंसू वो महिला रो रही है, उसका कोई बिल्कुल महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, वो संसद से सड़क तक बुनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और देखिए सीधा इसका जो सरोकार पैरोकार वो महिलाओं से है। जी, मैं पूरे पूर्वांचल में भी घूमी हूँ, पश्चिम में भी घूमी हूँ, मुझे एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि गैस सिलेंडर महंगा है। मैं सही बता रही हूँ, नहीं हंसने की बात नहीं है, आप केवल इसे मुद्दा बना रही हैं। जितने कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने किए हैं, उनकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। अपर्णा जी, आपको कितनी महिलाएं मिली जिन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया? देखिए, महंगाई तो बढ़ी ही है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसमें कोई यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग गाड़ी में तेल भरवा कर, डीजल भरवा कर आए हैं ना। कितना महंगा हो गया डीजल तेल। लेट्स नॉट गो ऑन द सिलेंडर। जिस व्हीकल से हम लोग आए हैं, हम लोगों के मतलब आप बताइए, अब तो चुनाव में लिमिट भी लगा दी है, सारे इसके आंकड़े जाएंगे कि भैया कितनी गाड़ियों से कौन चल रहा था। तो आप बताइए ना, डीजल पेट्रोल जब हम लोगों के लिए इतना महंगा हो गया है, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी? साइकिल से ही चलना पड़ेगा सबको। महिलाओं की क्या स्थिति होगी? क्योंकि हम बात महिलाओं पर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। महिलाओं की स्थिति क्या होगी? क्योंकि लगातार इस पर बात हम कर ही रहे हैं। देखिए, महिलाओं की स्थिति, जैसे हम तो अलग अलग पार्टी से बैठे हैं और सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिला तो स्ट्रांग है और वो तो रहेगी, बाकी ठीक है। और डीजल पेट्रोल की बात आई है, तो ये तो इंटरनेशनल रेट जब तय वहां से होते हैं वही नीचे तक आते हैं। पर फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि महिलाओं के लिए हमें और अधिक कार्य करनी है, महिलाओं को हमें और मजबूत बनाना है। उनके लिए जितना भी संभव हो सके हर पार्टी को काम करना चाहिए। हमारी पार्टी भी कार्य कर रही है, आप लोग भी की भी पार्टी काम करे, मैं तो इतना ही कहूंगी। आराधना जी, आप महिलाओं का चूंकि हम लगातार जिक्र कर ही रहे हैं, आपने प्रियंका गांधी को मुख्य चेहरे के तौर पर अब लगातार उभारना शुरू कर दिया है और वो दिख भी रहा है लगातार, वो ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से पहुंच रही हैं। क्या लगता है इसका एक महिलाओं पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा? चूंकि एक विमेन जब फेस बनकर उभरता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट तो आता है। आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? बिल्कुल, प्रियंका जी के प्रति जो महिलाओं का एक विश्वास दिखाई दे रहा है वो ग्राउंड पे दिख रहा है, और हमने कहा ही नहीं, हमने किया भी है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जो उन्नाव की घटना हुई थी उसमें कौन आरोपी था? भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक आरोपी थे और उनके खिलाफ पूरी सरकार उनको बचाने में लगी थी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इंटरवीन किया। उनके सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवीन करने के बाद सरकार मजबूर हुई, एफआईआर हुई और सीबीआई को केस, आज भी वो मॉनिटर्ड केस है और वो जेल में है। पर किसने संघर्ष किया सड़क पर? प्रियंका गांधी ने किया। जितनी भी घटनाएं हुई, हाथरस की घटना आप सब जानते हैं, किस तरह से राहुल जी प्रियंका जी को रोकने का प्रयास किया, सबने टीवी चैनलों पे देखा, कितनी मैन हैंडलिंग हुई उनके साथ। पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कही, चाहे वो 33% आरक्षण हो। देश को पहला महिला प्रधानमंत्री किसने दिया? इंदिरा गांधी जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को पहली राष्ट्रपति किसने दी महिला? प्रतिभा पाटिल जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली लोकसभा स्पीकर, पहली डिप्टी स्पीकर नजमा हेपतुल्ला जी के और मीरा कुमार के रूप में किसने दी? इस देश को पहला महिला मुख्यमंत्री भी अगर किसी ने दिया सुचेता कृपलानी के नाम पर, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी इस विरासत को लेकर के चल रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण केवल हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, बहुत बड़ा हमारा तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठता है ना कि विरासत को लेकर तो आप चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ पारिवारिक विरासत को भी लेकर चलते हैं। एक वंशवाद की राजनीति भी दिखाई देती है। अपर्णा जी, आप इसका जवाब देंगे? मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि बार बार इस प्रकार के आप अगर सवाल कर रही हैं या इस प्रकार के कोई भी आरोप मढ़ने की कोशिश अगर सपा पे करता है, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि हर एक को इस लोकतंत्र में बढ़ने की आजादी है।
अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो नेताजी के भी पुत्र दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो आम महिलाएं हैं, जो महिलाएं चूल्हे चौके तक हैं, उनको आगे ले जाने की जब बात की जाती है, तो जब इस तरीके से ही राजनीति का परिदृश्य चलता रहेगा तो फिर उन आम महिलाओं की भूमिका का क्या? मैं तो ये कह रही हूँ कि आप सपा की लिस्ट देखिए ना, जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं, या महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, या ग्राम प्रधान अभी जो हुई हैं, वो किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि नेताजी ने स्वयं संघर्ष किया है, स्वयं ये पार्टी बनाई है, किसी बाप दादा के राज का हमने नहीं ले लिया। तो अगर हमारे बच्चे बढ़ना चाहते हैं, या हमारे पास कोई कार्यकर्ता आता है, या कोई गरीब महिला आती है जिसमें संघर्ष करने की चाह है, कौन ऐसा आप बताइए ना, फूलन देवी को किसने एमपी बनाया? नेताजी तो थे, उसको सब लोग बोलते थे डकैत है, ये है, वो है, किसने बना दिया? ही वॉज द फर्स्ट कि वो महिला है, उसने बहुत संघर्ष किया है। क्या क्या लोगों ने उस समय नहीं कहा, इसीलिए हम लोगों के ऊपर ये लगता है कि ये तो गुंडा राज चलाते। नहीं, हमने उस महिला को बनाया एमपी जो कि सच में उस लायक थी, उसने बहुत संघर्ष किया था अपने जीवन में। महिलाओं के संघर्ष की बात कर रही है बेबी रानी मौर्य जी, क्या लगता है कितनी महिलाओं को राजनीति में परिणाम मिल पाता है इस संघर्ष का? देखिए, संघर्ष का परिणाम तो मिलता है, और महिला अगर ईमानदारी से राजनीति करती है, वो गरीबों की, दलितों की, और जो हमारी ग्रामीण अंचल तक की महिलाएं, उनके विषय में भी वो संघर्ष लेके चलती है, तो आगे बढ़ती है। और मैं तो लगातार संघर्षों में ही जी हूँ, और आज उसी के कारण शायद मैं यहाँ पर हूँ। मेरा तो केवल इतना कहना है कि हर महिला को जो राजनीतिक सोच रखती है, जो राजनीति में आना चाहती है, जो समाज की सेवा करना चाहती है, उसको राजनीति में आना चाहिए, और उसे आगे बढ़कर टिकट भी मांगने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला पंचायत हो, सरपंच हो, प्रधान हो, हर स्तर पर उसको आगे आना ही चाहिए। और हम सबको भी मिलके, भले ही अलग अलग पार्टियों से हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब की बार जो 300 प्लस की राह है वो कितनी आसान रहने वाली है? बिल्कुल, राह तो देखिए कभी सरल नहीं होती, हमेशा कठिन रहती है, चाहे हम राजनीति करें, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो। तो हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और जो हमारा पिछला नारा था 300 पार का, इस बार भी हम उसी नारे को लेके चल रहे हैं कि 300 पार आएंगे। अब आप तीनों से मेरा एक बहुत छोटा छोटा सवाल होगा, क्योंकि वो राजनीति से इतर होगा। आराधना जी, मेरा आपसे सवाल पहले, आप जब राजनीति में आई तो किस सोच के साथ आई? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं आप जैसे राजनेताओं को देखकर आगे बढ़ने के सपने संजोती हैं, तो मैं चाहती हूं कि राजनीति से इतर एक एक सवाल ऐसा हो जाए जो उनके जीवन में कोई दिशा दे जाए। मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैं ऐसे पिता की विरासत लेकर के आई थी, जिन्होंने 40 वर्ष राजनीति में एक सशक्त, ईमानदार और मजबूत नेतृत्व दिया कांग्रेस पार्टी को, मेरे पिता प्रमोद तिवारी जी ने। और मैंने देखा किस निष्ठा के साथ उन्होंने अपनी विधानसभा रामपुर खास की सेवा की, पार्टी की सेवा की, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की जब वो सरकार में थे। वही मेरे रोल मॉडल थे, आज भी वही मेरे रोल मॉडल हैं। और मैंने अपने पिता से विरासत में बहुत कुछ लिया, सेवा जरूर ली उनसे। उनका जो सेवा भाव था, उनकी निष्ठावान उनकी राजनीति थी, उसी को लेकर के मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। और आभार व्यक्त करती हूँ रामपुर खास की जनता का, जिसने 2 बार मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया। और मैं ये वायदा करती हूँ कि मैं जिस ईमानदारी से आई हूँ राजनीति में, जिस सोच के साथ, मैं उसी सोच के साथ जब तक रहूंगी, ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी, पार्टी में निष्ठावान सिपाही की तरह काम करूंगी और प्रदेश के लिए समर्पित रहूंगी। अपर्णा जी, बेबाकी आपके स्वभाव में है, फिर राजनीति ही कैसे? मैं देखिए बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि आदरणीय नेताजी की बहू हूँ। पर नेताजी ने मुझसे एक ही बात कहा कि अगर तुम समाज सेवा करो, चाहे राजनीति करो, मगर जीवन में जो लोग गरीब हैं, जो लोग दबे हैं, जो लोग पिछड़े हैं, और पिछड़े से मतलब है सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं, फाइनेंशियल उससे भी अगर पिछड़े हुए तो उनकी मदद करो और निस्वार्थ होकर के करो। बेबी रानी मौर्य जी, एक छोटा सा संदेश उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं, आपके अनुभव के आधार पर। देखिए, मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं राजनीति में आऊं।
मैं दलित समाज से आती हूँ और एक मोहल्ले में मेरा घर था जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते थे। अब मैंने उनसे ही राजनीति सीखी। ये इतने गरीब हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई इनकी आवाज बने। तब से मेरे मन में एक ये था कि मैं राजनीति में आके इनकी मदद करूंगी और मैंने उस सपने को संजोए रखा और इसी के तहत मैं 95 में आगरा की मेयर बनी पहली। और मैंने उन लोगों के लिए इतना कार्य किया है कि उसके कारण ही मैं फिर आगे बढ़ती गई। कोई भी महिला, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी महिला अगर राजनीति में आना चाहती है तो उसे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सोच के आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसकी ये सोच रहेगी तो वो आगे बढ़ेगी और वो नेता भी रुबाई बनेगी। के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी कि महिलाएं तो मुर्दों को जिला सकती हैं, चाहे तो हिमालय को हिला सकती हैं। यह देश वह देश है जहां माताएं भगवान को गोदी में खिला सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।